नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं राजलक्ष्मी। झारखंड लिटरेरी मीट का आज तीसरा और अंतिम दिन और इस तीसरे और अंतिम दिन कई मशहूर लेखक हमारे साथ जुड़े और अभी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने लेखक सत्यव्यास सर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी, आपका बहुत शुक्रिया प्रभात खबर का जी। सर, आपकी पहचान जो है वो बेस्ट सेलर लेखक के तौर पर की जाती है, लेकिन जहाँ तक मैं जान रही हूँ आपने हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और आपकी पहली बेस्ट सेलर किताब जो थी बनारस टॉकीज रही। तो वहीं की कहानी आपने लिखी, लेकिन लॉ की डिग्री के साथ। तो कहीं आपने इसे पेशे के तौर पर नहीं चुना था पहले शुरुआती दौर में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शुरुआत में मैं ये कहूँ कि मैं बेस्ट सेलर लेखक की जगह झारखंड का लड़का कहा जाऊं और उस तरह से अगर जाना जाऊं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आपने जो बताया बिल्कुल सही है। मैंने लेखक जो है ना, वो कोई पेशे की तरह हिंदी में अगर चुनता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो झूठ कहता है। होता क्या है कि हिंदी में आज भी जो लेखन एक पेशा नहीं है, खासकर उपन्यास लेखन। हम पत्रकारिता में तो जाते हैं, वो बहुत बड़ा पेशा है। ऐसे ही बहुत सारी कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा पेशा है, लेकिन उपन्यास लेखन जो है वो उसको हम पेशे की तरह नहीं लेते। और आप जानती हैं झारखंड के जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, रांची, बोकारो और बाकी सारी जगह, वहाँ सबसे बड़ी जो एक चुनौती वो ये होती है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल बेस्ड जगह से आते हैं, तो एक चुनौती होती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो हमारी एकेडमिक जो है वो उसी तरह की होती है। तो मेरी भी वही थी। मैंने पेशे के रूप में विधि लॉ को चुना था, लेकिन कहते हैं ना, आप चुनते कुछ और हैं और ईश्वर के हाथ तय रहता है। तो लेखन फिर उस तरह से आया और पहली किताब आई और उसको आशातीत सफलता मिली। ऐसी सफलता मिली कि मुझे फिर लेखन को चुनना हुआ जी। इसलिए आपको पेशेवर शौकिया लेखक कहा जाता है? अब मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा जाए। वो शुरुआती दिनों में किसी ने लिखा था पेशेवर शौकिया लेखक, तो मैंने मान लिया था। अब मुझे लगता है कि मैं लेखन एक तरह से मेरा पेशा है, जहाँ से मैं आप लोगों के बीच भी आता हूँ, जहाँ से मैं अपनी कमाई भी कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे पेशावर लेखक कहा जाना चाहिए। शुरुआत तो आपने यही सोच कर की थी कि मैं शौकिया तौर पर लिखूं, और आपने पहली कहानी जो है वो जो फेमस हुई, तो बनारस टॉकीज वही यूनिवर्सिटी की कहानी फेमस हुई और उसी से आप चर्चा का विषय बने लोगों के बीच में। हाँ, वो बनारस टॉकीज एक ऐसी कहानी थी जो युवाओं की कहानी थी। देखिए, लिखते समय भी जहन में एक बात ये रही थी कि जो कहानी लिखी जाए वो ऐसी कहानी हो जो हमारी आपकी कहानी हो, युवाओं की कहानी हो, और उन युवाओं की कहानी हो जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। कहानियाँ तो उस तरह की आ रही थी, और लेकिन उसकी भाषा हमारी भाषा नहीं थी। तो जब मैंने बनारस टॉकीज लिखा और युवाओं ने, साथियों ने उसे पढ़ा, तो उन्हें अपनी कहानी अपनी भाषा में मिली। मुझे लगता है कि ये भी एक कारण रहा कि बनारस टॉकीज इतनी प्रसिद्ध हुई और फिर मुझे शौकिया लेखन से पेशेवर लेखन में आना हुआ। सत्य जी, आपको जो है वो नई वाली हिंदी के लिए भी जाना जाता है कि आपने नई वाली हिंदी दौर की शुरुआत की। आपने जैसा भी कहा कि ऐसी हिंदी जो कि आम बोलचाल की भाषा हो, और बातचीत के दौरान भी आपने कहा कि आप ऐसा लिखने की कोशिश करें जो जहाँ पाठक जो है रुके ना। तो ये जो है वो आपके लिए बेंचमार्क हो सकता है कि लोगों ने इससे पसंद। यही बात रही। देखिए, क्या है कि हम जिस तरह की कहानियाँ पढ़ते आ रहे थे, हम जिस तरह की नॉवेल्स उपन्यास पढ़ते आ रहे थे, उसमें एक टकसाली भाषा थी। टकसाली भाषा उसे कहते हैं जो बिल्कुल विशुद्ध डिक्शनरी से उठ के आई हुई भाषा होती है। वो भाषा ऐसी भाषा थी जो हम बोल नहीं रहे थे। हमारे स्कूल में, हमारी स्कूलिंग में, हमारी आम बोलचाल में एक अलग हिंदी पढ़ाई और बताई जा रही थी, और किताबें एक अलग हिंदी में आ रही थी। तो मेरी सोच यही थी कि जब मैं किताबें पढ़ रहा हूँ और उसमें कहीं कहीं रुक जाता हूँ कुछ शब्दों पे, कुछ बातों पर, तो उस तरह का लेखन मैं अपने पाठकों को नहीं दूँ। तो मैंने फिर एक शुरुआत की इस तरह का लेखन, जिसको दुष्यंत कुमार कहते भी हैं कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो कहानी आपको सुनाऊँ। वो कहानी लोगों के बीच आई, और लोगों को, क्योंकि उनकी अपनी भाषा थी, उनके अपने सपने थे, उनके अपने स्थान थे। मेरी जो कहानियाँ रही हैं उसके जो स्थान हैं आप देखेंगे वो भी कस्बा ही रहे हैं। बोकारो की कहानी मैंने लिखी 84 में, जिसमें ग्रहण बनी, जिसपे बनारस की कहानी मैंने लिखी। मैंने बलिया की कहानी लिखी, जिसपे अभी एक वेब सीरीज़ प्रस्तावित है। मैंने कोलकाता की कहानी लिखी। तो अपनी कहानी जब लोगों ने अपनी भाषा में पढ़ी, उन्हें पसंद आई, और फिर
ये बेस्ट सेलर का तमगा लगा और ये एक नई वाली हिंदी की शुरुआत हुई। जी। एक नई वाली हिंदी आपके बाद जो है आपको क्या लगता है कितने ऐसे अन्य लेखक आए, नए लेखक आए जो इस नए वाली हिंदी को अपना रहे हैं और पाठकों को अपना बना रहे हैं? काफ़ी लेखक ऐसे आए मुझे लगता है। बनारस पर मुझे लगता है एक बनारस को अगर आप टॉपिक उठा लें तो मेरी किताब के बाद 10-12 किताबें तो ऐसी मेरी नज़रों से गुजरी जो बनारस पे लिखी गई। भाषा में एक क्या कहेंगे सकारात्मक प्रयोग होना शुरू हुआ। लोगों ने सायास या लिखना शुरू किया कि हमारी कहानी पाठकों तक पहुँचे, वहाँ तक जाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो एक पूरी की पूरी जनरेशन ने उसको अपनाया और बहुत सारे सफल लेखक भी आए, बहुत सारे नवोदित लेखक भी आए जिन्होंने मुझे कह लें या नई वाली हिंदी को कह लें फॉलो करना शुरू किया और एक पूरे अलग तरह का लेखन अब हम पाते हैं। जी। बात करें जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि लेखन को हम पेशा नहीं मान सकते थे, जैसे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, तो लेखन को पेशा ना मानकर आपने पहला पेशा दूसरा बनाया। तो आज के युवाओं के सामने भी ये चुनौती है, वो किस तरह से इससे निपट सकते, आगे बढ़ सकते? देखिए, मैं अपनी बात करूं, जब हमने शुरुआत की थी तो हिंदी में खासकर बात करूं तो करियर के इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे और अगर आप अपने घर में बोलें कि मैं लेखक बनना चाहूँगा तो वो घर वाले एक अलग तरह से जाहिराना बिहेव करते थे। उन्हें लगता था ये कौन सा पेशा आया है नॉल। तो वो तब की बात थी, 2004, 5, 6 की बात थी, जब आप लेखन को पेशे की तरह नहीं चुन सकते थे, उपन्यास लेखन को। लेकिन धीरे धीरे समय इतना चेंज हुआ और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हिंदी में कि आप अगर चाहें तो अब लेखन को पेशे के रूप में ले सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगर लेखन से मुराद हमारी उपन्यास लेखन की है तो वो आज भी नहीं है। आज भी उपन्यास लिखकर हम अपना घर नहीं चला सकते। उसका रीज़न ये है सॉरी कि हम चाहते हैं कि हम एक उपन्यास लिखें और तमाम उम्र उसकी रॉयल्टी मिलती रहे। हम नौकरी भी तो रोज़ करते हैं, हम ऑफिस रोज़ जाते हैं, तो क्यों नहीं हम रेगुलर लिखें ताकि उससे जो है हमारी आमद हो। तो आज जो है वो एक अलग तरीके का बहुत अलग अलग तरीके के पेशे आए हैं हिंदी में। कंटेंट राइटिंग है, पत्रकारिता है सॉरी। इस वजह से मुझे लगता है कि अब जो है वो हिंदी काफ़ी सुदृढ़ हुई है। लेखन मतलब पेशा हो सकता है लेकिन अभी भी उपन्यास लेखन पेशा नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल जो बहुत सारे युवा जो है वो सुनना और जानना चाहते हैं और यहाँ पर भी पूछा आपसे कि वो किस तरह की कहानी लिखे कि जो पाठक है उन्हें पसंद आए, जो प्रकाशक है उन्हें पसंद आए, क्योंकि आज के युवा जो है वो नई वाली हिंदी तो सीख रहे हैं लेकिन अभी भी कहानियों के चयन में जो है वो अभी भी सवाल है और लिखने के तरीके में भी। देखिए, कहानी और कविताओं में अंतर ये होता है, मैं आपको बताऊं कि कविताएं नितांत आपकी होती हैं, वो आप अपने लिए लिखते हैं। जब भी आप कहानी लिखें तो कहानी दूसरे की होनी चाहिए। आप लिखते समय ये ध्यान रखें कि आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं, उसको कहानियाँ कितनी पसंद आ रही हैं। अगर आप उसके जूते में अपना पैर रख कर लिखेंगे तो आप जानेंगे कि आपको लेखन में कहाँ कहाँ बदलाव करना है। पेज टर्नर लिखना चाहिए। आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि लेखक जो है वो, पाठक जो है वो मुड़े अगले पन्ने की तरफ, वो पढ़े। देखिए, ये कहा गया ना कि अगर किसी ने मुझसे कहा कि सत्या जी मैंने आपकी किताब 30 पेज पढ़ी है और कल पढ़ूंगी, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने पढ़ी ही नहीं है। क्योंकि या तो आप मेरी कहानी वन गो में पढ़ते हैं या आप नहीं पढ़ते। होना भी लेखन इस तरह चाहिए कि आप वन गो में पूरी किताब ख़त्म करें। अदरवाइज़ फिर वो लेखन जो बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा जाता है वो फिर 1-2 किताबों तक आके रुक जाता है। तो नए लोगों को मेरी यही सीख रहेगी कि जब भी लिखें तो कोशिश करें कि पेज टर्नर हो। कोशिश करें कि आप किताबें आप बांट तो नहीं रहे ना, आप चाहते हैं कि आपके पाठक उसे खरीद कर पढ़ें। तो जब आप चाहते हैं कि पाठक उसे खरीद कर पढ़ें तो जो भी उसका मूल्य हो वो आप अपने लेखन से चुका पाएँ। अगर इस तरह का लेखन होता है, लोग पढ़े जाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।